तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम रोड पर चलते हुए एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी ब्लैक था। वो नोटिस करता है कि काफी देर से एक कार उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो मुड़कर अपना रास्ता बदलने ही वाला होता है, तभी कोई इस व्हाइट कार में से निकलकर उस आदमी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर हमें एक कपल को दिखाया जाता है, क्रिस और रोज। एक अजीब बात थी, क्रिस ये बात जानता था कि रोज की फैमिली और उसके टाउन वाले ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते। फिर भी रोज न सिर्फ उसके साथ थी और अब तो वो उसे उसकी फैमिली से भी मिलवाना चाहती थी। क्रिस थोड़ा सा घबराया हुआ सा था। अपने आप को उसने मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि वहाँ के लोग उसका अच्छा वेलकम नहीं करेंगे। पर रोज उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। पर क्रिस के दिल में जो डर था उसे किसी से तो शेयर करना था, इसीलिए वो अपने एक दोस्त से ये सारी बात शेयर कर देता है कि वो अपनी फ्रेंड रोज के साथ उसके घर जा रहा है। साथ में वो ये भी बता देता है कि उसकी फैमिली और टाउन वाले ज्यादा ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करते, तो हो सकता है कि मुझे इनकार सुनकर ही वापस आना पड़े। उसका दोस्त भी हंसता है और उसे कहता है, अरे मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं वो लड़की तुम्हें किसी ट्रैप में फंसा कर न लेकर जा रही हो। क्रिस भी उसकी बात पर हंसता है और ये लोग फोन बंद कर देते हैं। खैर अब वो और रोज सफर के लिए निकल जाते हैं। रोज ड्राइव कर रही होती है और रास्ते में उनके सामने एक हिरन आ जाता है, जिसके कार से टकराने की वजह से हिरन की मौत हो जाती है और ये दोनों ही काफी अपसेट हो जाते हैं। क्रिस क्योंकि एक अच्छा इंसान था, वो सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है और पुलिस को खुद कॉल करता है। पुलिस जब यहाँ पे आती है वो उल्टा क्रिस की आईडी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि क्रिस एक ब्लैक था। ये सब चीजें देखकर रोज को गुस्सा आता है और वो पुलिस ऑफिसर से कहती है, ड्राइव मैं कर रही थी, ये कार मेरी है, इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, लाइसेंस भी मेरे पास है, तो आपको क्रिस के लाइसेंस की क्या जरूरत है। क्रिस जब ये देखता है कि रोज उसे इतने अच्छे से डिफेंड कर रही थी, तो उसे बहुत ज्यादा प्यार आता है और अपने फैसले पर उससे फख्र भी होता है। कुछ ही देर में ये लोग अब रोज के घर पहुंच जाते हैं और एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट रोज की फैमिली क्रिस का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। क्रिस को ये जानकर अच्छा लगता है कि रोज की फैमिली ब्लैक आदमी को इक्वल ही रिस्पेक्ट दे रहे थे। रोज के डैड क्रिस को इस घर का टूर देते हैं और यहाँ पर लगी हुई अपनी फैमिली फोटोज भी दिखाते हैं, जहाँ पर उनके डैड यानी रोज के ग्रैंडपा की भी पिक्चर थी। वो बताते हैं कि इन्होंने ओलंपिक में दूसरी पोजीशन हासिल की थी रेस में, क्योंकि पहली पोजीशन एक ब्लैक आदमी ने ले ली थी। खैर घर का टूर देते हुए ये लोग यहाँ से बाहर निकल आते हैं और क्रिस नोट करता है कि इस घर में जितने भी नौकर थे वो ब्लैक थे। इससे पहले कि क्रिस कुछ और सोच पाता, रोज के डैड खुद ही उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं कि असल में इन्हें मैंने अपने पेरेंट्स की देखभाल के लिए रखा था, पर जब मेरे पेरेंट्स चले गए तब भी मैंने इन्हें जॉब से नहीं निकाला बल्कि अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया है। ये जानकर क्रिस के दिल में उनकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर लॉन में बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। ये लोग क्रिस से क्रिस की फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो क्रिस बताता है कि उसकी मॉम के बढ़ने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और तभी से वो एक दूसरे घर में रहता है। ये जानकर रोज के डैड को एक अजीब सी खुशी होती है। उनके मुंह पर हमें एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिखते हैं, ऐसे जैसे कोई उनका मकसद पूरा हो गया हो। नहीं पर अब रोज के डैड उससे अगला सवाल करते हैं, क्या तुम स्मोकिंग करते हो? क्रिस कहता है, हाँ करता तो हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं, मुश्किल नहीं, तुम इसके लिए मेरी वाइफ से हेल्प ले सकते हो, वो एक मेंटलिस्ट है और हिप्नोटाइज करके कुछ भी कर सकते हैं। उसने मुझे भी हिप्नोटाइज करके मेरी सिगरेट छुड़वा दी थी। क्रिस को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जो आदत वो इतने सालों से छोड़ना चाह रहा था, क्या हिप्नोटाइज के एक सेशन से उसकी ये आदत जा सकती थी? खैर वो मुस्कुरा देता है और यहाँ पर इनकार कर देता है। फिर अब डायरेक्ट डिनर का टाइम हो जाता है और डिनर करते हुए क्रिस नोटिस करता है कि इस घर की मेड अजीब तरीके से उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। इतनी ही देर में यहाँ पे रोज का भाई भी आ जाता है, जो उससे काफी अजीब बातें करता है और उसे फाइट करने को भी कहता है, पर क्रिस बहुत ही कुलमंदी से उसे मना कर देता है। डिनर के बाद ये लोग रूम में चले जाते हैं और रोज क्रिस से अपने भाई के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन क्रिस उसे कहता है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। इसके बाद ये लोग सोने की कोशिश करते हैं। रोज तो सो जाती है पर क्रिस को आज नींद नहीं आ रही थी। उसे यहाँ की वाइब कुछ अजीब लग रही थी। बज़ाहिर तो सब कुछ यहाँ ठीक था, लेकिन क्या अजीब था उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। कंफ्यूजन में अब वो घर से बाहर चला जाता है और देखता है कि वो आदमी जो यहाँ पर गार्डनिंग कर रहा था वो तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है। वो डर जाता है, लेकिन ये आदमी उसको कुछ भी किए बगैर यहाँ से अपने ट्रैक पर चला जाता है,
जैसे वो भागने की प्रैक्टिस कर रहा हो। जबकि ऊपर विंडो में देखता है तो वहाँ वही कुक खड़ी हुई दिखाई देती है, जो अभी भी उसे अजीब नजरों से घूर रही थी। उसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अंदर चला गया। क्रिस ने बाहर स्मोक भी किया था। अब जैसे ही वो घर के अंदर आया तो उसके स्मेल से रोज की मॉम को पता चल गया कि वो स्मोकिंग करके आया है। इसीलिए वो क्रिस से कहती है, ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, आओ बैठो, मैं तुम्हारी आदत छुड़वा देती हूँ। क्रिस बैठना नहीं चाहता था, पर पता नहीं उनके लफ्जों में ऐसा क्या था कि क्रिस उस तरफ खींचता चला गया और उनके सामने सोफे पर बैठ गया। इस औरत के हाथ में इस टाइम एक चाय का कप और एक चम्मच थी, जिसे वो बार बार घुमा रही थी। वो क्रिस की मॉम की मौत के दिन के बारे में सवाल करती है तो क्रिस थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन हमने देखा कि उस औरत ने जैसे ही कप में चम्मच तेजी से हिलाना शुरू किया तो क्रिस जैसे हिप्नोटाइज होने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो किसी ट्रांस में जाते हुए इस औरत को सारी वो बातें बताने लगा जो वो बताना भी नहीं चाहता था। क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो औरत सिर्फ एक कप और एक चम्मच से उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। कुछ ही देर में वो क्रिस के ऊपर इतना कंट्रोल पा लेती है कि क्रिस अपने दिमाग में एक वॉइड में चला जाता है, एक खाली दुनिया में चला जाता है, जबकि असल दुनिया में उसकी बॉडी पैरालाइज महसूस होती है। वो देख पा रहा था, सुन पा रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था, अपनी बॉडी नहीं मूव कर पा रहा था। अगले दिन में वो एकदम से जाग जाता है। इस टाइम वो अपने बेड पर था। उसे लगा कि रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ उसका ख्वाब है। उसने बहुत बड़ा शुक्र किया। फिर सब कैमरा लिए बाहर चला जाता है, वॉक करते हुए कुछ जंगल में पिक्चर्स वगैरह लेता है, और जब वो वापस आता है तो उसकी मुलाकात यहाँ के गार्डनर से हो जाती है। क्रिस उससे अच्छे से बात करना चाहता था, उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था, पर यहाँ क्रिस एक अजीब सी चीज फील करता है कि वो लड़का जवान होकर भी बूढ़ों जैसी बातें कर रहा था। इस टाइम पर क्रिस भी बातें करना बंद कर देता है और तब वो लड़का पूछता है, तुम्हारा कल रात का सेशन कैसा रहा? क्रिस उसे अजीब सी नजरों से देखता है तो वो खुद ही कह देता है, वही हिप्नोटाइज वाला और सिगरेट छोड़ने वाला सेशन। उसकी बातों से क्रिस डर जाता है। इन्हीं रात जो कुछ भी हुआ था, जिसे वो अपना ख्वाब समझ रहा था, वो एक हकीकत थी। वो फौरन रोज के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी इजाजत के बगैर मुझे हिप्नोटाइज किया। वो बात अलग है कि उनका सेशन काम भी करके आया और अब मुझे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आ रही है। वो रोज से कहता है, ये सब ठीक नहीं हुआ और मेरा अब यहाँ रुकने का और दिल नहीं कर रहा। अभी वो ये बात ही कर रहा था कि उसने नोट किया कि एक के बाद एक यहाँ पर बहुत सारी लग्जरी कार्स आकर रुकी थी, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। रोज उसे बताती है कि मॉम डैड ने तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी रखी है, चलो नीचे चलते हैं। वो अपनी सारी बातें भूल जाता है और नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर एक और अजीब काम होता है। वो देखता है कि पार्टी में सभी बूढ़े लोग आए थे, सारे वाइट लोग थे सिवाय एक इंसान के। इतने सारे वाइट लोगों को देखकर क्रिस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ मौजूद सिर्फ एक ब्लैक मैन के पास जाता है बात करने के लिए। वो दिखता है कि ये लड़का काफी यंग था, उसके बावजूद उसने कपड़े बहुत बूढ़ों वाले पहने हुए थे। और इसी टाइम जब क्रिस उसकी वाइफ से मिलता है तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी वाइफ एक वाइट लेडी थी और लगभग उम्र में उससे कोई 30 साल बड़ी लग रही थी, और ये लड़का भी बूढ़ों वाली बातें कर रहा था। इस टाइम पर क्रिस एक और भी चीज नोट करता है कि यहाँ पर जितने भी ब्लैक लोग थे उन सब ने अपने माथे को कवर किया हुआ था, चाहे वो ये आदमी हो या इस घर में काम करने वाले वो नौकर। क्रिस सब चीजों से घबरा कर एक खाली गार्डन की तरफ जाता है तो यहाँ पर मौजूद एक आदमी क्रिस की फोटोग्राफी की तारीफ करने लगता है। हालांकि क्रिस ने ना तो उसे बताया था कि वो एक फोटोग्राफर है और ना ही उसे अपना काम दिखाया था। फिर वो आदमी बताता है कि कभी मैं भी एक बहुत अच्छा पेंटर हुआ करता था, पर अब मुझे कम कम नजर आता है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। क्रिस और भी ज्यादा उलझ जाता है और अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसका मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था, लेकिन कोई उतार गया था। उसने देखा कि यहाँ पर वही ब्लैक लेडी थी। वो उससे माफी भी मांगने लगती है कि शायद मैंने ही सफाई करते हुए इसे उतार दिया था। क्रिस उससे कहता है, कोई बात नहीं। इस टाइम वो इस लड़की से एक कनेक्शन फील कर रहा था। वो उसके साथ कंफर्टेबल होकर उसे अपना डर बताने लगता है कि उसे कैसे यहाँ बहुत कुछ गलत लग रहा था। वो लड़की मुंह से मुस्कुराती है और उससे कहती है
कि डरो नहीं, ये फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन एक और अजीब बात ये होती है कि ये सब कहते हुए इस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्रिस इसलिए और भी ज्यादा कंफ्यूज होकर अपने डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करता है और सब बता देता है कि किस तरह यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पे एक अजीब सी पार्टी है जिसमें सिर्फ बूढ़े लोग आए हुए हैं और वो अपने हिप्नोटाइज सेशन के बारे में भी बता देता है। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी फौरन क्रिस को वहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फैमिली उसे हिप्नोटाइज कर अपना गुलाम बना लेगी। खैर वो पार्टी के अंदर वापस आ जाता है, जहाँ पर उसे देखते ही सब लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं, उसकी बॉडी शेप के बारे में बात करने लग जाते हैं, जैसे वो कोई इंसान ना होकर प्रोडक्ट हो। क्रिस को और भी अजीब लगता है और वो इस पार्टी में आई सिर्फ एक ब्लैक यंग आदमी की तस्वीर लेने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने डिटेक्टिव दोस्त को भेज सके। लेकिन गलती से उससे फ्लैश ऑन हो जाता है, जिसकी रोशनी उस आदमी की आंखों में पड़ती है और उसे पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो घबराकर क्रिस की तरफ बढ़ता है, उसे मारने लगता है और उसे वार्न करता है कि फौरन यहाँ से भाग जाओ। ये सब लोग मिलकर क्रिस को बचा लेते हैं और अब उस आदमी को लेकर एक रूम के अंदर चले जाते हैं और उस रूम को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। अब क्रिस अकेला बाहर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो सब लोग वापस निकल कर आते हैं तो वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और अब अपने किए पर क्रिस से माफी भी मांग रहा था। लेकिन क्रिस तो अब इन सब चीजों से डर चुका था। रोज के डैड क्रिस को बताते हैं कि तुम डरो नहीं, इस आदमी को सिर्फ एक बीमारी है। फ्लैश देखते ही इसे अजीब से पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। क्रिस यहाँ से उठकर लेक के किनारे चला जाता है, जहाँ पर रोज भी उसके साथ थी। वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी और रोज से कहता है मैं डर चुका हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। रोज उसे समझाती है बस कुछ ही देर की तो बात है, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। क्रिस को भी रोज की बात ठीक लगती है, उसे भी थोड़ी ही देर बर्दाश्त करना था। जिंदगी तो उसे रोज के साथ गुजारनी थी ना। वो दोबारा रोज की बात मान जाता है और रोज के साथ घर वापस आ जाता है। इस दौरान उसने अपने दोस्त को पार्टी में आए उस ब्लैक आदमी की तस्वीर भेज दी थी जिसने क्रिस के ऊपर हमला भी किया था। इसे देखकर डिटेक्टिव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फौरन क्रिस को कॉल करके कहता है कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो। इस आदमी का नाम वो नहीं है जो तुम मुझे बता रहे हो। इस आदमी का असल नाम आंद्रे है और ये 6 महीने पहले किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद आज तक इसका कुछ अता पता नहीं चला। पता चलता है कि ये आदमी वही था जिसे मूवी के स्टार्ट में किडनैप करते हुए दिखाया गया था। डिटेक्टिव की बातें सुनने के बाद क्रिस फौरन यहाँ से जाने का फैसला करता है और अपना बैग पैक करने लगता है। इस दौरान रूम में रोज आ जाती है तो वो रोज से गाड़ी की चाबियां मांगता है, पर रोज कहती है चाबियां तो मेरे पास नहीं, रुको मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इस टाइम रोज भी घबरा गई थी। वो क्रिस से कहती है बताओ तो सही हुआ क्या है, हमें यहाँ से जाना क्यों है। क्रिस जवाब में कहता है अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, मैं यहाँ से निकलते ही तुम्हें सब बता दूंगा। रोज चाबियां ढूंढने के लिए वापस नीचे चली जाती है और इस दौरान क्रिस नोटिस करता है कि यहाँ पर एक अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। क्रिस उस अलमारी को देखता है तो अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी तस्वीरें थी और सभी तस्वीरों में रोज के साथ कोई ना कोई लड़का था और सारे ही ब्लैक आदमी थे। तो क्या रोज ने उससे झूठ बोला था कि वो उसका पहला ब्लैक पार्टनर है? यहाँ पे तो सारे ही आदमी ब्लैक थे और इन्हीं तस्वीरों में इस घर में काम करने वाले उन दोनों लोगों की भी तस्वीरें थी। वो समझ गया कि जरूर रोज भी अपने घर वालों के साथ मिली हुई है और किसी बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। अब तो वो रोज पर भी यकीन नहीं कर सकता था। वो अपना बैग लेकर फौरन नीचे आता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन नीचे अब रोज की पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रहे थे, हाथों में अपने अपने हथियार लिए। इस टाइम वो रोज पर चिल्लाता है। गाड़ी की चाबी तो रोज रोते हुए बताती है मुझे वो नहीं मिल रही। ये सुनने के बाद वो अकेला ही यहाँ से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी रोज ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। उसने दिखाया कि चाबी उसके पास ही थी, पर वो उसे देना नहीं चाह रही थी। अब वो जब बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसका रास्ता रोज का भाई रोक लेता है और वो जब रोज के भाई पर अटैक करने की कोशिश करता है तो पीछे से रोज की मॉम गप पर चम्मच मारते हुए उसे हिप्नोटाइज कर देती है और उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देती है। उसका ब्रेन एकदम से वॉइड में चला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद अब वो पूरी फैमिली मिलकर क्रिस को बेसमेंट में ले जाने लगते हैं। यहाँ डिटेक्टिव जो बार बार क्रिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, जब क्रिस उसकी कॉल नहीं उठाता तो वो समझ जाता है क्रिस खतरे में है। वो अपने डिपार्टमेंट के सभी ब्लैक लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें क्रिस की मुश्किल के बारे में बताता है, पर उसकी इस अजीब सी कहानी पर कोई भी इतबार नहीं करता, क्योंकि वो कह रहा था
कि व्हाइट लोगों ने क्रिस को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लिया है। खैर इनकी बातों से अब वो डिटेक्टिव समझ जाता है कि उसे जो भी करना है खुद ही करना होगा। दूसरी तरफ क्रिस को बेसमेंट के अंदर होश आता है और वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने इस टाइम एक पुरानी टीवी पर एक वीडियो चल रही थी। इस वीडियो से उसे पता चलता है कि असल में रोज के दादा ने एक तरीका निकाल लिया था बूढ़े इंसानों को दोबारा से जवान करने का। जब वो रेस में हारे थे एक ब्लैक इंसान से, तब उन्होंने रियलाइज किया था कि ब्लैक इंसानों की बॉडी व्हाइट इंसानों से कहीं ज्यादा अच्छी होती है और ब्लैक लोग व्हाइट लोगों से बहुत कम बीमार होते हैं। इसीलिए उन्होंने बूढ़े व्हाइट लोगों की जिंदगी बढ़ाने का एक तरीका निकाल लिया था, जो ये था कि वो एक बूढ़े व्हाइट आदमी का ब्रेन एक जवान ब्लैक आदमी के सर में इम्प्लांट कर देंगे और इस तरह उस बूढ़े इंसान को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। क्रिस इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि वो अपने लिए कुछ कर पाता, इस स्क्रीन पर उसका पुरचम्मच का साउंड सुनाई देता है और क्रिस दोबारा से बेहोश हो जाता है। अगली मर्तबा जब उसे होश आया तो टीवी पर उस आदमी की वीडियो चल रही थी जिसने अब खामोश ऑक्शन में क्रिस को खरीद लिया था। वो व्हाइट आदमी अब क्रिस से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। अब जो तुम्हारे साथ होने जा रहा है उसके बाद तुम्हारी पूरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल होगा। इसका पहला स्टेप ये होता है कि तुम्हें हिप्नोटाइज करके पहले एक वॉइड में भेज दिया जाता है। तुम्हारे दिमाग को एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो काम नहीं कर पाता। उसके बाद हमारा एक ऑपरेशन होता है, जिस ऑपरेशन के सर मेरा दिमाग तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारी बॉडी पर फिर मेरा कंट्रोल होगा। अब क्रिस को सारा खेल समझ आ गया था। असल में रोज भी इस खेल का बहुत बड़ा हिस्सा थी। वो ब्लैक लोगों को फंसाकर इस घर तक लेकर आती थी और रोज की मॉम डैड उन ब्लैक लोगों को अमीर लोगों के हाथों बेच दिया करते थे और अमीर और बीमार लोग जो अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे वो इस तरह ब्लैक लोगों की बॉडी खरीद कर अपनी जिंदगी बढ़ा लेते थे और उन ब्लैक जिस्मों में उन ब्लैक लोगों का अपना दिमाग और अपनी जिंदगी कहीं खो सी जाती थी, मर जाती थी। असल में पहले 3 ब्लैक लोग जो उसने यहाँ पर देखे थे उनके साथ भी यही किया गया था। इस वजह से तो जब वो और क्रिस को बता रही थी कि ये फैमिली बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे थे। असल में वो जो डायलॉग बोल रही थी वो एक वाइट औरत के ब्रेन की बोल रही थी, लेकिन उसके अंदर की असली फीलिंग्स क्रिस को ये बताना चाहती थी कि वो खतरे में है और यहाँ से भाग जाए। जब वो ये फीलिंग्स नहीं बता पा रही थी तो उसकी फीलिंग्स आंसुओं के जरिए निकल रही थी। वो अपने सर भी हमेशा इसीलिए कवर करके रखते थे क्योंकि उनके सर पर सर्जरी का निशान था, जिन्हें वो हमेशा छुपाना चाहते थे। इस टाइम पर क्रिस नोटिस करता है कि वो जिस चेयर पर बैठा हुआ था उसमें से कुछ कॉटन निकल रही थी, लेकिन वो अब क्या भी कर सकता था। यहाँ स्क्रीन पर दोबारा कप और चम्मच का साउंड सुनाई देता है और क्रिस बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रोज करेर जो कि एक डॉक्टर थे, एक न्यूरो सर्जन थे, वो उस अमीर आदमी के सर से दिमाग निकाल लेते हैं ताकि उसे क्रिस की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सके। अब रोज का भाई जैसे ही क्रिस को लेने के लिए इस रूम के अंदर आता है तो क्रिस एकदम से उठकर पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। पता चलता है कि जब कप और चम्मच का साउंड उसे सुनाई देना था और उसने बेहोश होना था तब उसने कानों में वो रुई डाल दी थी, जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था और उसने अपने आप को भी छुड़वा लिया था। अब यहाँ पर काफी देर तक जब डॉक्टर का बेटा क्रिस को लेकर यहाँ नहीं आता तो वो खुद क्रिस को देखने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन क्रिस तो पहले ही उन्हीं के इंतजार में खड़ा था। एक बड़ा सा हिरन का स्टैचू लिए उनको बाहर आता देखकर वो स्टैचू उनके पेट के अंदर स्टैब कर देता है और हिरन के सींग उनकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जब वो भागने के लिए बाहर आता है तो वहाँ उसे रोज की मॉम दिखाई दे देती है। उसे इस तरह खड़ा देखकर रोज की मॉम समझ जाती है कि वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ। वो फौरन उसे हिप्नोटाइज करने का सोचती है और अपने कप और चम्मच की तरफ भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच जाती क्रिस ज्यादा तेजी से भागता है और उनके पहुंचने से पहले ही उस कप और चम्मच को गिरा कर तोड़ देता है। इस कप और चम्मच के बगैर ये औरत कुछ भी नहीं थी, ये कप और चम्मच ही उसकी सारी ताकत थे। अब अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है और क्रिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर क्रिस इस हमले को न सिर्फ रोकता है बल्कि उसी के हाथ में पकड़ा हुआ स्क्रू ड्राइवर उसी के सर के अंदर स्टैब कर देता है और वो औरत भी यहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बेटे को होश आ चुका था
जो क्रिस को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन क्रिस ने इस टाइम जो अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ था उसी से वो उस आदमी की टांग पर काफी मरतबा हमला करता है और फिर उससे अपनी जान छुड़वाकर यहाँ से भागने की तैयारी करता है। जबकि ऊपर रोज वो तो बड़े मजे से अपने कानों में हेडफोन लगाए एक नए शिकार की तलाश में निकल चुकी थी। क्रिस यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका था। वो एक गाड़ी में बैठता है और यहाँ से भागने ही वाला होता है कि उसकी गाड़ी से इस घर की काम वाली टकरा जाती है, जो असल में इस घर की काम वाली थी नहीं। उसके सर में असल में रोज की ग्रैंड माँ का दिमाग था। वैसे तो इस टाइम क्रिस को उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो उस लड़की को रोड पर पड़ा देखता है तो उसे अपनी मोम की याद आती है। बचपन में भी उसकी मोम की बिल्कुल इसी तरह मौत हुई थी। एक एक्सीडेंट में वो इसी तरह रोड पर गिर गई थी और क्रिस क्योंकि बहुत छोटा था तो वो एम्बुलेंस को नहीं बुला पाया था। इन सारी चीजों को याद करते हुए क्रिस उस औरत को रेस्क्यू करने का फैसला करता है ताकि बचपन के रिग्रेट्स उसके दिल से खत्म हो सके। पता चलता है कि इस एक्सीडेंट की आवाज ऊपर से रोज ने सुन ली थी। वो भी अब बंदूक लिए बाहर आ जाती है, जबकि गाड़ी में वो औरत भी क्रिस के ऊपर ही हमला कर देती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला। उसके हमला करने की वजह से क्रिस जो इस टाइम गाड़ी चला रहा होता है उसकी गाड़ी का बैलेंस आउट होकर गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह से वो लड़की आखिर मारी जाती है और क्रिस बच जाता है। गाड़ी से निकलकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो